नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। हाल में जारी हुई एक फहरिस्त में राजस्थान दूसरे और चौथे नंबर पर है, लेकिन ये रैंकिंग शर्मसार करने वाली है क्योंकि मसला महिला अत्याचारों से जुड़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2013 के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें राजस्थान महिला अत्याचारों के मामले में चौथे नंबर पर है और जहां बात दुष्कर्मों की है तो ये आंकड़ा और शर्मिंदा कर देता है। यहाँ राजस्थान दूसरे मुकाम पर है। आज इशू आप हमसे जुड़ा है, इसलिए बने रहिए। और इस इशू पर चर्चा के लिए कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से नीता खेतान जी हमारे साथ हैं, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पवन सुराणा जी इस चर्चा में होंगी, वरिष्ठ अधिवक्ता शालिनी शेरौन जी इस चर्चा में होंगी। इसके साथ साथ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत से ऐसे प्रकरण हुए हैं, महिलाओं का जो शोषण हुआ, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, और जो बीजेपी महिला प्रोटेक्शन की बात करती थी, इन्फ्लेशन की बात करती थी, ठीक वही काम आज उनकी नाक के नीचे हो रहे हैं। और जिस प्रकार की हत्याएं हुई हैं, झालावाड़ में जिस प्रकार 2 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई, और उसके बाद मेरे वहाँ जाने से उसके परिवार को सांत्वना देने से इतनी खलबली सरकार में मची कि उन्होंने गलत लोगों को पकड़ के जेल में बिठा दिया, सिर्फ ये कहने के लिए कि हमने किसी को पकड़ लिया है। बाद में कहा कि ये गलत लोगों को हमने पकड़ा था। तो इस प्रकार का जो कानून व्यवस्था का हाल आज प्रदेश में है कोई बहुत अच्छा नहीं है। और सरकार इस घमंड में रहे कि हमें बहुमत मिल गया है, हम जिला परिषद के चुनाव में लालच दे के बहुमत लेकर आ गए हैं, या हमने MP MLA जिता लिए हैं, ये बहुत नहीं है। गवर्नेंस अलग होता है, कमिटमेंट अलग होता है। अब तक हमें वो कहीं दिखाई नहीं दिया। देखिए, आपने देखा ये आंकड़ा 2013 का है। हमारे सरकार का गठन 2013 दिसंबर में हुआ है। तो इस आंकड़े पे भारतीय जनता पार्टी को दोषी मानना मैं मानती हूँ उचित नहीं है। हमारी सरकार को दोषारोपण करना उचित नहीं है। हमने तो ये इशू बनाया ही था चुनाव में। आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह राजस्थान को रेपिस्तान कहा गया, चेन स्नैचिंग के मामले में जयपुर अव्वल रहा, ये सब विषय थे। अब हम लोग आए हैं, जब हमारा ये जो 1 साल पूरा होगा, फिर इस क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आएगी, तो मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि इन सब चीज़ पे कंट्रोल होगा। 6 महीने हमारी सरकार को आए हुए आपने देखा होगा कि अब जो मामले हो रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि मामले में बहुत कमी नहीं हुए हैं, लेकिन मामलों में इतना ज़रूर हुआ है कि थाने अगर महिला पहुँचती है तो त्वरित गति से कार्रवाई हो रही है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो थाना कार्रवाई नहीं करता उनके खिलाफ उन थाने को सस्पेंड भी किया जा रहा है। तो जो सरकार को करना चाहिए था पहले फेज में, वो हमने करना प्रारंभ कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं मानते कि इन दुष्कर्म के बढ़ते आंकड़ों के लिए सियासत कहीं पर जिम्मेदार है, सरकारें कहीं पर जिम्मेदार हैं। पवन सुराणा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि फिर अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है तो कौन हो सकता है इन महिला अत्याचारों के लिए जिम्मेदार? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो सबसे पहले जिम्मेवार है ही, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि समाज में ठीक तरह की व्यवस्था हो। इसके अलावा हमारे समाज में भी जो महिला के प्रति दृष्टिकोण है, जो एक तरह से दृष्टिकोण है कि महिला एक वस्तु है, एक उपभोग की वस्तु है, इस दृष्टिकोण को भी, इस मानसिकता को भी बदलना आवश्यक है। रही ये बात कि महिला अत्याचार, ये अवश्य है कि इस सरकार को भी ध्यान देना होगा। ये कहकर ही टाला नहीं जा सकता कि ये तो सभी जगह इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो हमारे प्रदेश में हो रही है क्या बात है। इस तरह की घटना होना, इस तरह से महिला के प्रति रेप होना, ये एक बहुत ही दुख का विषय और शर्म का विषय है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति को हम भूल गए हैं, जिसमें महिला को एक मानव होने का स्थान, हम देवी का स्थान नहीं चाहते, लेकिन एक मनुष्य होने का स्थान तो मिलना चाहिए। उसको उपभोग की आपके हिसाब से कहीं ना कहीं सोच भी जिम्मेदार है, परंतु ये अवश्य है कि जिस तरह से पुलिस में संवेदनशीलता होनी चाहिए जी, और जिस संवेदनशीलता से उस कार्य को मामला दर्ज करना चाहिए, उसकी तहकीकात करनी चाहिए, वो कई जगह पाया गया है कि ऊपरी होती है या मामले लंबित होते हैं, इसलिए अपराधी को दंड नहीं मिल पाता। तो सरकार को और अधिक संवेदनशीलता से काम करना होगा, नहीं तो इस सरकार को भी इस आलोचना का पात्र होना पड़ेगा। केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। शालिनी जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के इन ताज़ा आंकड़ों पर? जी देखिए, आंकड़े चाहे कुछ भी कहें, हकीकत ये है, प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है आज की तारीख में कि रेप का जो मूल कारण है वो
एक तो जो गवर्नेंस है, चाहे वो कोई भी सरकार की हो, दैट इज़ नॉट प्रॉपर। जी दूसरा ये है कि अगर लोगों की मानसिकता जो है, स्पेशली राजस्थान में, जो कि जहाँ पर एजुकेशन एक बहुत मतलब लैक ऑफ एजुकेशन रही है इस पूरे प्रदेश में। अगर आप जिलों में, तहसील में जाते हैं तो आप देखेंगे कि लड़कियों के लिए प्रॉपर कॉलेजेस नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर वो पढ़ने के लिए जाना भी चाहती हैं तो गांव से उठ के कैसे जाएंगी, सड़कें नहीं हैं, बसें नहीं हैं। और बेसिकली जो एक समाज का जो एक माइंडसेट है कि जिसमें वो जो एक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, वो कभी मतलब अशेम्ड नहीं होता है या शर्मसार नहीं होता है कि उसने रेप किया है, बल्कि ही फील्स वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। और जो विक्टिम होती है उसी को शर्म फील करनी पड़ती है, या शी हैज़ टू बी अशेम्ड ऑफ दिस फैक्ट दैट शी हैज़ बीन रेप्ड। जी सो बेसिकली it is used as a form of punishment, not only in Rajasthan but all over India. So ये जो एक mentality है कि हमारे को अगर औरत को punish करना है तो this is the tool, this is the form of punishment that we are using. इसको सरकार को डील करना पड़ेगा, लोगों को डील करना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी और एक सेंसिटाइजेशन जो है वो हर महकमे में लानी पड़ेगी, चाहे तब जाके कुछ नतीजे सामने आ सकते हैं। नतीजे सामने आ। राजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, क्यों बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध? ऐसा है कि पिछले कुछ समय से समाज में जागृति पैदा हुई है। पहले महिलाओं के जो अत्याचार होते थे उनको सामाजिक लोक लाज और शर्म के कारण लोग बाग सामने नहीं लाते थे। अब एक लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ है कानून के प्रति कि हमको न्याय मिलेगा। आप पिछले कुछ समय से देखिए कि राजस्थान में मंत्री श्री महिपाल मदेरणा, विधायक मलखान सिंह बिश्नोई, एक और मंत्री बाबूलाल नागर और एक आईएएस अफसर चीफ सेक्रेटरी रैंक के बीबी मोहंती, इन चार, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये चार बहुत बड़े लोग हैं जिनके खिलाफ एक आम आदमी ने अपने महिला अत्याचार के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत की है। तो एक हौसला बढ़ा है महिलाओं में, एक समाज में हौसला बढ़ा है और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि आम आदमी ये सोचता है कि अब हम कानून की शरण लेकर और हमारे महिला अत्याचार हैं उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप ये देखिए कि इन दिनों में मीडिया की भी सक्रियता बढ़ी है, कोर्टों की सक्रियता बढ़ी है। आप ये निर्भया कांड हुआ है उसके बाद में एक अलग से जागरण पैदा हुआ है। अब कोई छोटे मोटे केस को भी आजकल ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसको दबा दे या छिपा दे। मैं क्या मानूं कि जागरूकता से ये अपराध रुक जाएंगे? जो आज की तस्वीर है, क्या आपको लग रहा है कि अपराधों पर काबू पा लिया गया है? इससे मैं आपको, ये जो जागृति पैदा हुई है इससे निश्चित रूप से समाज में एक संदेश जा रहा है और वो संदेश ये जा रहा है कि चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, अब वो बच नहीं सकता है जी। अगर वो इस तरह के अत्याचार करेगा, इस तरह के अपराध करेगा तो उसको कानून के हाथ लंबे हैं, किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। जी ये जो संदेश है, आपकी सरकार के वक्त के ये आंकड़े हैं, 5 साल की तस्वीर, बीते 5 साल की तस्वीर की बात की जाए, 2008 से लेकर 2013 तक का राजस्थान का जो सफर था, निश्चित तौर पर यह शर्मसार कर देने वाला है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आंकड़े हैं, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन एक वास्तविकता इससे जुड़ी है। वो ये है कि चूंकि यूपी का शासन आया और शासन के दौरान हमने महिलाओं को न्याय मिल सके इस प्रक्रिया को पुख्ता करने का काम किया, और फिर इसको सियासत से जब जोड़ते हैं तब महिला की दुर्गति ज़्यादा होती है। क्योंकि हम ये कह दें कि सिर्फ पर्टिकुलर गवर्नमेंट का शासन था उस समय ऐसा हुआ, तो मैं समझती हूँ राज समाज और दंड जो विधान है, इन तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है कि महिला को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि एक मानसिकता का प्रश्न है। महिला के ऊपर प्रभुत्व को स्थापित करना, महिला को दोयम दर्जा देना, ये परंपरागत रूप से ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में रहा और उसी का कारण रहा कि महिला के शोषण को करने के बाद भी उसमें एक दम आता था कि वो मेरे अधिकार क्षेत्र की चीज़ है और मैंने ऐसा किया तो कुछ गलत नहीं किया। ऐसी अवस्था में जब शने शने जागृति आई, सरकारों की तरफ से कदम उठाए गए और इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात हो या महिला थानों की बात हो या इनको इस तरह से अवेयरनेस किया जाना कि इनके प्रति कोई अन्याय हो तो उसको रजिस्टर कराएं। जब से डॉक्यूमेंटेशन की स्थिति ठीक हुई है
तब से ये आंकड़े बढ़ने लगे। तो एक अच्छी स्थिति मैं मानती हूँ इसको। लेकिन आज जब इस प्रक्रिया पर चर्चा हो रही थी और मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है उनका वक्तव्य सुना, तो मैं बहुत हतप्रभ हुई। शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि उनके शासन को आज 7 महीने हो गए और जो राजस्थान क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्वार्टरली रिपोर्ट आई है उसमें स्थितियां बहुत भयावह हैं। दुष्कर्म की स्थिति, उसके अलावा जो बर्बरता के साथ हत्या की जा रही है, मासूम बच्चों के साथ बलात्कार के बाद उनको पत्थर से बांध करके कुएं में फेंकने जैसी स्थिति, कड़े चुराने के लिए पैरों को काट देना, उसके अतिरिक्त पुलिस खुद जैसी भूमिका में आज है, जिसमें स्वयं हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे थे कि चूंकि वो झालावाड़ चले गए तो आनंद फानन में आरोपियों को तो पकड़ा उस समय नहीं, लेकिन जो निरपराध थे या जो दोषी नहीं थे उनको पकड़ करके और इतिश्री कर ली गई। यानी महिला के मुद्दे को किसी प्रकार से भी दबाना, उसको गौण समझना, ये प्रवृत्ति आज भी है। सरकारों की तरफ से अगर काम भी किया जाता है तो स्थिति कोई सुधर नहीं रही। और स्वयं जो कमिश्नर है, आप क्या कहना चाहेंगी? 2003 से 2008 की भी बात कर लें, रेप के मामलों का जिक्र करूंगा। 2003 में 1050 थे मामले, 2008 में 1355 हो गए। और अब इस सरकार की तस्वीर अर्चना जी ने अभी बयान कर दी। आपके घोषणा पत्र में बड़ा कहा गया था कि महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराया जाएगा, उनको अधिकार दिए जाएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा। क्या कर रही है सरकार? देखो, जो आंकड़े कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जो आप देख रहे हैं 2003 के बाद हम देख रहे हैं कि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है, घट नहीं रहा मामला। तो इसमें हम तो मैं तो यही सिर्फ कहना चाहूँगी कि हम कहने को तो हम बहुत मॉडर्नाइज बन रहे हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, पर हम कहाँ मॉडर्न हैं। अभी जैसे भी अर्चना जी ने कहा कि भाई पहले नारी को उपभोग की वस्तु समझा जाता था, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। नारी को पहले बल्कि पूज्य समझा जाता था। उसको नारी को कहते थे कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। माँओं का सम्मान होता था, बहनों का सम्मान होता था, और औरत को माँ के दर्जे में या बहन। सरकार क्या कर रही है? नहीं, सरकार का भी मैं आ रही हूँ उस मुद्दे पर। सरकार कड़े से कड़े नियम ला रही है, परंतु मैं कह रही हूँ जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे नहीं, शिक्षा का जो हमारा स्तर है, जो खाली आज क्या हो गया, खाली पैकेज वाली शिक्षा दिला रहे हैं। हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या परोस रहे हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, कौन से माँ बाप वॉच कर रहे हैं। माँ बाप को खुद कमाने से फुर्सत नहीं है, और वो ये देखते नहीं कि बच्चा कह देता मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, परंतु माँ ये नहीं देखती कि वो कहाँ जा रहा है। बेटी को कहती है तुम रात को मत जाना, बेटे को नहीं पूछते कि तुम रात को कहाँ जा रहे हो। तो जब तक ये हमारे, तो जो कहना चाहिए, हम पढ़े लिख करके शिक्षित हो गए, परंतु आज भी हम दुभात कर रहे हैं। आज भी वही जो चल रहा है हम देख रहे हैं। चलिए, मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आप ही के पास लौटूंगा। इसी सवाल को मैं बरकरार रखूंगा कि सरकार क्या कर रही है। अभी जवाब नहीं मिला है। चाहे वो किसी की भी सरकार है, अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, तो सुनिश्चित इस महिला उत्पीड़न पर और इस महिला अत्याचार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है। महिला को पैदा होने से पहले ही जहाँ मारने की संस्कृति हो, तो वहाँ हम ये अपेक्षा रखें कि वो महिला पैदा होने के बाद में उसके साथ में कोई शिष्ट व्यवहार किया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जब कभी भी ऐसी घटनाएं होती है तो घटनाएं होने के बाद वो एक बार साख चौबंद होकर के दौड़ते हैं और फिर वापस उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। इस कारण से इन घटनाओं में हमेशा वृद्धि का कारण ये बना रहता है। सर, इसमें ये अभी कुछ ज़्यादा घटनाएं बढ़ गई है अपने देश में, राज्य में, सब जगह, क्योंकि जो पाश्चात्य सभ्यता है ना, उसका प्रभाव अपने इस देश पे पड़ा है, और अपनी जो प्राचीन सभ्यता है ना, वो विलुप्त होती जा रही है। ये सबसे मेन कारण है। फाइट में आज हमने आपसे सवाल किया था कि क्या प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचारों के पीछे सरकारों की कमजोर इच्छा शक्ति जिम्मेदार है? इस पर आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। नीता जी, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल था कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की क्या रणनीति है? अगर पिछले 7 महीनों का जिक्र किया जाए, जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ खासतौर पर अपराध बढ़े, अपराध हर तरह से बढ़े हैं, लेकिन खासतौर पर मैं बात करना चाहूँगा दहेज हत्या, खुदकुशी के लिए उकसाना, दुष्कर्म, छेड़छाड़ या फिर अपहरण जैसी जो वारदातें हैं, इनको लेकर क्या महिलाओं के प्रति जो समाज में नज़रिया बदलता जा रहा है, जो लोग अपराधी हैं वो महिलाओं के प्रति अब काफ़ी गंभीर हो चले, उस मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, इसको किसी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए।
सभी पार्टियों को मिल करके इसके लिए कोई निर्णय ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिए कानून व्यवस्था सुदृढ़ करनी पड़ेगी, इसके लिए पुलिस महकमा उसको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, परिवार को देखना पड़ेगा। अगर बच्ची के साथ ऐसा होता है तो वो इसको ये ना मान के चले कि इसमें बच्ची की गलती है या इसमें कोई शर्मसार होने की बात नहीं है। तुरंत उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए। और पार्टी में चाहे वो किसी भी स्तर का आदमी, कोई भी व्यक्ति, इस तरह के जो केस आते हैं उसमें कोई पार्टी किसी तरह का उसका फेवर ना करे, कोई पक्षपात ना करे और उसमें तुरंत एक्शन लिया जाए। और सब पार्टी मिलकर के अगर कुछ करेंगे, ये नहीं कि कांग्रेस के टाइम में ऐसा हुआ या बीजेपी के टाइम में इतने, हम खाली आंकड़ों की बात करते रहते हैं और मुद्दा क्या होना चाहिए हम उससे भटक जाते हैं। हम खुद क्या कर रहे आप हैं, बता दीजिए ना, मुद्दा क्या होना चाहिए, क्या काम किया जाना चाहिए? क्या अर्चना जी की पार्टी आपको सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है? क्या इस मसले पर अर्चना जी की पार्टी से राजनीति होती है और इस कारण अभी 7 महीने में कोई ठोस रणनीति नहीं बनी बीजेपी सरकार से? हाँ नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्या अर्चना जी की पार्टी और हमारी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। चुनाव जीतने के बाद सब पार्टी एक हो जाती है और जनता का जहाँ तक सवाल आता है सब उसके हित में काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भी अर्चना जी की पार्टी ये तो इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि इसमें हर पार्टी सहयोग करने को तैयार है। और अभी क्या कहते हैं, बीजेपी पार्टी भी इसके लिए भी ठोस, तो फिर ठोस कानून लाएगा कौन? अर्चना जी आप क्या कहेंगी, ठोस कानून क्या सरकार बनाएगी या फिर विपक्ष के दबाव के बाद सरकार ऐसा काम करेगी? देखिए अश्विनी जी, कानून तो पहले से ही मौजूद है और अभी जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 2012 उसमें और भी सशक्त करने की बात की गई महिला को और उसके प्रति अपराध करने वालों को बहुत कठोर से कठोर दंड देने की बात है। लेकिन मामला यहाँ नहीं ख़त्म होता है। आप ये कहते हैं कि फलाने व्यक्ति को फांसी हो जाएगी। हम जो दिल्ली केस था, रेप केस, आज भी उसके जो अभियुक्त हैं वो अपील पर जा रहे हैं। जनता को अविश्वास होता है ऐसी अवस्था में। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब किसी पार्टी का शासन स्थापित हो तो उसको प्रतीकात्मक रूप से ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं जिससे समाज में मैसेज जाए कि यदि महिला का शोषण होता है तो हम, चाहे वो कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो, उसके साथ किसी भी तरीके से खड़े नहीं होंगे। हमने कांग्रेस के शासन में स्थापित करके दिखाया। यदि हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे विधायकों पर ऐसे आरोप लगे तो हमने कानून को काम करने दिया। लेकिन वहीं इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का शासन आए तो वही सीकर की दामिनी, जिसको हमने राजस्थान हाउस में रख के इलाज करवाया, उसको पुलिस लेकर के आती है, रात को 2 बजे सड़क पर छोड़ जाती है परिवार सहित, और वो मजबूर होते हैं बिहार जाकर बसने के लिए। इसी प्रकार से इनके एक मंत्री पर आरोप लगता है। हम भी मानते हैं आरोप लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता, परंतु आपको प्रतीकात्मक रूप से उनसे इस्तीफा लेना था, उन्हें पद छोड़ने के लिए कहना था। यदि वो आरोप मुक्त होते तो पद ग्रहण करते, हम भी उनको साधुवाद देते। तो महिला के शोषण को समाप्त करने के लिए उदाहरणों को प्रस्तुत करे जो शासन में हो लोग, तब समाज में जाकर जागृति आती है और समाज भी उसके प्रति फिर वही इच्छा शक्ति वाली बात आ गई। बिल्कुल तत्पर होता है। बिल्कुल। अब मैं पवन सुराना जी, आप अपना जवाब दीजिएगा, उसके साथ एक बात और शेयर करना चाहूंगा आपसे कि महिला आयोग की अभी क्या स्थिति है वर्तमान में सरकार में? क्या सरकार महिला आयोग के साथ जो बर्ताव सरकार का होना चाहिए, जो सहयोग होना चाहिए, क्या वो दिया जा रहा है? अभी कोर्ट के ऑर्डर से वापस दिया जा रहा है, लेकिन जो स्थिति महिला आयोग की सरकार द्वारा हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। एक मैं न्यूट्रल व्यक्ति के रूप में कहूँगी, इस एक स्वतंत्र निकाय है और इसमें जो भी व्यक्ति बैठा है वो किसी पार्टी का सदस्य ना होकर के एक निष्पक्ष रूप से न्याय की बात करता है, महिलाओं को न्याय दिलवाने की बात करता है, तो उसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी सरकार हो, सरकार जो है उसका बहुत अधिक दायित्व है। समाज का दायित्व तो यही है, सरकार का दायित्व है कि जो व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, कोर्ट की व्यवस्था है या उनके अधिक और नियमों की या कानून की व्यवस्था है, उसमें वो किस तरह का सुधार लाती है और किस तरह से संवेदनशीलता से उस केस को डील करती है। अगर केस को डील करने में ही अधिक दिन लगेंगे तो कैसे निराकरण होगा? उससे भरोसा टूट जाता है। तीसरी बात, मैं एक व्यक्ति कह रहे थे कि पाश्चात्य संस्कृति का असर है, मैं ऐसा नहीं मानती। संस्कृति कोई भी हो, हमारे समाज में जो इस तरह की भावना आई है और इस तरह की जो मानसिकता सोच आई है वो उपभोक्ता संस्कृति के कारण आई है। और इसके अलावा पाश्चात्य संस्कृति हमको ये नहीं कहती कि आप पुरुष जा कर के रेप करें। ये जो सारा जो दोष है पाश्चात्य संस्कृति या महिला के कपड़ों पे डाल देना, हमारे मंत्री और नेतागण अपना उस
गंभीर समस्या से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी कहते हैं कि वो महिलाएं कम कपड़े पहनती हैं इसलिए ऐसा होता है, कभी वो ये कहते हैं कि वो रात बिल्कुल को इस गई पर बात क्यों करेंगे कि इस तरह के बहाने क्यों लिए जाते हैं। शालिनी जी, महिला आयोग में अभी जो बदलाव की बात की जा रही है कि महिला आयोग के सदस्य कम से कम वकालत करते हुए होने चाहिए, प्रैक्टिस कर रहे होने चाहिए, 10 साल का अनुभव उनको तजुर्बा होना चाहिए। क्या ऐसे करने के बाद महिला आयोग सशक्त होगा और धीरे धीरे फिर कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर लगाम कसी जा सकती है? देखिए अश्विनी जी, सबसे पहले बहुत जो जनता बैठी है जो ये शो देख रही है, और आज की तारीख में कोई भी बेवकूफ़ नहीं है जो मेहनत से 2 रोटी कमा रहा है। ना तो बीजेपी महिलाओं का रेप कर रही है, ना कांग्रेस रेप कर रही है। रेप आदमी करता है, जब वो करता है तो वो ये नहीं कहता कि बीजेपी का राज्य आ गया तो मैं रेप कर रहा हूँ, या कांग्रेस का राज्य आ गया तो मैं रेप कर रहा हूँ। तो ये पहले क्लैरिटी दिमाग में लाइए कि रेप इज कंडक्टेड बाय अ मैन ऑन अ वुमन। लेकिन तो अब एक सेकंड प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा। अब ये आदमी औरत पे रेप क्यों करता है? सबसे पहले उसका आंकड़ों का ये कहना है कि जो सेक्स रेशो है वो बहुत कम है। जब ये सेक्स रेशो बराबर होगा तो प्रोबेबली कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान होगा। सेक्स रेशो कैसे कम होगा? जब हमारे यहाँ एजुकेशन मॉरली होगी, मॉरल वैल्यूज़ इंस्टिल करे जाएंगे, सेक्स एजुकेशन होगी और अवेयरनेस आएगी और सेंसिटाइजेशन आएगी। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया था दैट दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। अब इसमें सरकार, कांग्रेस या बीजेपी नहीं, लेट अस नॉट मेक इट अ पॉलिटिकल इशू आउट हियर। अब आपने जो बात करी महिला आयोग की कि उसमें अधिवक्ता को दिया जाए, महिला अधिवक्ता को, मैं कहती हूँ महिला आयोग में ही नहीं, आज महिलाएं जो भी हायर पोस्ट पे हैं उनको आगे बढ़कर अपनी इनसिक्योरिटीज छोड़ के उन महिलाओं को उस जगह लाना चाहिए जहां वो महिलाएं डिजर्व करती हैं। इसमें भी कोई पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो भी आयोग बन रहे हैं वो लोग कानून पढ़ते नहीं हैं, कानून पूरा देखते नहीं हैं। अगर देखते नहीं हैं तो उनको मालूम नहीं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इसके लिए ट्रेनिंग सेशंस नहीं है। आपके जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट की है, चाहे वुमेन डेवलपमेंट की है, उन मिनिस्टर्स को ये नहीं मालूम कि हमारे को कैसे क्या पॉलिसीज़ फ्रेम करनी है, कैसे हमें बजट को सैंक्शंस करवाने हैं ताकि हम वेलफेयर में काम कर सकें। तो लेकिन एक सोच वाली बात थी शालिनी जी, जब तक वो स्पिरिट नहीं आएगी। हाल में हमारे सामने एक मामला है, पश्चिम बंगाल के मामले का जिक्र करना चाहूंगा। सांसद है तापस, उनका जो बयान था महिलाओं को लेकर, वो जो सोच वाली बात है उसको कैसे दूर किया जाए, उसमें कैसे खौफ पैदा किया जाए कि कोई शख्स ऐसा ना बोल पाए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, उसमें खौफ ऐसे पैदा हो सकता है, सबसे पहले महिला को स्वयं आगे बढ़ के दूसरी महिलाओं को प्रमोट करना होगा। अगर कोई अच्छी महिला आगे है तो उसको कभी प्रमोट नहीं किया जाएगा। कोई भी सरकार उठा के देख लीजिए आप, बीजेपी को क्यों ब्लेम करते हैं, कांग्रेस को क्यों ब्लेम करते हैं, हमारे हाई कोर्ट में देख लीजिए, आज तक एक भी महिला अधिवक्ता एडिशनल एडवोकेट जनरल बनी नहीं है। क्यों? उसमें 10 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, 4-4 साल के अधिवक्ता बन रहे हैं। तो ये बड़ा एक ह्यूमिलेटिंग ग्राउंड है। क्या महिलाएं काम नहीं कर रही, क्या अधिवक्ताएं काम नहीं कर रही? पर क्यों? क्योंकि जो पोजीशंस पे बैठे हैं वो ये कहते हैं कि भाई 2 ये बंदे हैं, यही डिसाइड करेंगे कि किन किन को सरकारी वकील बनाना है। अरे तो जब आपने सारे सरकारी वकील आपने आदमियों को बना दिया, महिलाओं को आपने उस पोजीशन पे नहीं लाया, तो वो कैसे चल के जिन महिलाओं के साथ रेप हुआ है उनको कानूनन तौर पर सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगी? आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए, दैट इज वेरी गुड। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने के कारण वो भावनाएं कैसे समझ पाएंगे, कैसे उसकी बात लड़ पाएंगे? अब देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी आप देखिए महिला मजिस्ट्रेट नहीं बैठी है वहाँ पर। मेक श्योर कि वहाँ पे जो जज बैठी है वो महिला हो। मेक श्योर कि जो काउंसिल्स दोनों पार्टी की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेप केसेस में अपीयर हो रहे हैं वो महिलाएं हैं, ताकि जब एक महिला के साथ ये हो रहा है और वो कोर्ट में आके बयान दे रही है तो वो और विक्टिमाइजेशन नहीं फील करे, वो बड़ा ओपनली बताए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें बात करने से नहीं होगा। आई थिंक अगर इस पे हमने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो जो भी महिलाएं पावरफुल पोजीशंस पे हैं, कभी ना कभी वो रिटायर होंगे, वो बुजुर्ग होंगे, और ऐसी पुलिस महकमे की भी ऐसी ही तस्वीर है? क्या वहां भी महिलाओं को इसी तरह से दोयम दर्जे का माना जाता है? ऐसा पुलिस महकमे में अभी भी महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं है।
जो महिला पुलिस में भर्ती हुई हैं उनको रात में गश्त में भेजने से पहले ये सोचा जाता है कि क्या इनको गश्त में भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। इन्वेस्टिगेशन देते हैं तो भी अभी मतलब विश्वास नहीं है ऊपर के अधिकारियों को कि ये इन्वेस्टिगेशन कर रहेंगी तो पूरा ढंग से कर पाएंगी क्या। कानून व्यवस्था में भी उनका उपयोग उस चीज का छोड़िए, मैं दो मामलों का जिक्र करता हूं। कोटा के चेचट थाने का एक महिला कांस्टेबल के साथ दुष्कर्म हुआ, दूसरा महिला कैदी थी, अजमेर का मामला है, पिछले महीने का मामला है, उसके साथ थाने में लॉकअप में दुष्कर्म हुआ। दोनों मामलों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, पुलिस भी एक समाज में से ही निकले हुए लोग हैं। पुलिस में आने वाले लोग हैं उनकी भी उसी परिवेश में रह रहे हैं, समाज का जो परिवेश है। तो ऐसा नहीं है कि जो जिस तरह का अपराध पूरे समाज में, पूरे राज्य में, पूरे देश में हो रहा है तो उससे पुलिस विभाग अछूता रह जाए। इसमें भी इस तरह के लोग हैं, वो इस तरह की आपराधिक भावना के हैं, जिनके अंदर जिनकी मानसिक विकृतता है, तो उन लोगों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई होती है। चेचट थाने की घटना थी, उसमें वो सिपाही हैं, उनको सबको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अजमेर वाले केस में भी पूरी कार्रवाई हुई। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग है उसमें कोई इस तरह के समाज कंटक नहीं आ सकते। हालांकि ट्रेनिंग है, उसका जो भर्ती का प्रक्रिया है उससे पहले पूरी स्क्रूटनी की जाती है, परंतु उसके बाद भी कोई इस स्क्रूटनी से बचकर अगर आ जाता है तो वो इस तरह की घटना के बाद में जेल के सीखचों के अंदर जाता है। उसको बड़ा महसूस होता है, उसके परिवार को, सबको, कि जो आदमी कानून का रखवाला था वो खुद ही कानून का भक्षक बन गया जी। तो मैं समझता हूँ ये कि बहुत बड़ी त्रासदी है और इसको रोकने के लिए हमारे को ट्रेनिंग सिस्टम है उसको मजबूत करना पड़ेगा। हमारे जो पुलिस का संगठन है उसमें महिलाओं की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, महिलाओं के प्रति उनको अलग से सम्मान देना हर पड़ेगा। जगह बात नजरिया बदलने की आती है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कानून में बदलाव की। खासतौर पर कहा जाता है कि झूठे मामलों को लेकर भी महिला अत्याचारों का जो ग्राफ है वो बढ़ने लगा है। ग्राफ में ये बढ़ोतरी क्या झूठे मामलों के कारण है? अगर है तो फिर इससे कैसे निपटा जा सकता है? ब्रेक का वक्त है, कुछ पल हम लौटते हैं, बने रहिए। राजस्थान में बढ़ते अत्याचारों को 2 नंबर पे है, अभी महिला अत्याचारों पे 2 नंबर पे राजस्थान है। और इसके अत्याचार का सरकार और प्रशासन दोनों को ही इसकी ध्यान रखना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कानून और प्रशासन अपनी तरह से पूरी कठोर कार्रवाई करे तो इस चीज़ से मतलब अच्छी व्यवस्था हो जाएगी और इस चीज़ से औरतों पे अत्याचार मतलब कम हो